वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों अध्याय 3 गणित यानी मैथ का हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8 का। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा अध्याय का नाम है उसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ठीक है, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, जिसे इंग्लिश में समझ को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिकल और आकृतियों मतलब शेप्स। ठीक है, जियोमेट्रिकल शेप्स के बारे में हमें जो है वो समझना है। अब देखिए बच्चों, ज्यामितीय, ठीक है, तो ज्यामिति जो है वो दो शब्द से बना है, ज्या और मिति। ज्या का अर्थ होता है, क्या होता है, भूमि। ठीक है, ज्या का अर्थ होता है भूमि और मिति का अर्थ होता है मापना। ठीक है, यानी भूमि का मापन। गणित की वह शाखा जिसमें हम भूमि का मापन करते हैं, उसी से ये ज्योमेट्री हमारा नाम जो है इसका पड़ा है। ठीक है, तो ज्योमेट्री या ज्यामिति में हम क्या पढ़ते हैं, हम जो है ज्यामिति में बिंदु, रेखा, रेखाखंड, ठीक है, तल, ठोस कि उनके आकार का अध्ययन करते हैं, उनकी स्थिति का अध्ययन करते हैं, उनके मापन का अध्ययन करते हैं, जिसे ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहाँ पर ज्यामितीय आकृतियों की समझ में हमें जो पढ़ना है वो बहुभुज के बारे में पढ़ना है। बहुभुज को इंग्लिश में हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कुछ आकृतियां बनाई हुई हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ आकृतियां बनाई हुई हैं जो हमारे किताब से ही मैंने लिया है। तो यहाँ पे देखिए एक सीधी रेखा है, यहाँ पर रेखा थोड़ा घूमी हुई है, यहाँ पर दो रेखाखंड एक पॉइंट पे जाकर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर थोड़ी सी ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज जैसा बना है, यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर भी एक आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ढेर सारी आकृतियां बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पर कुछ समझने वाली क्या बात, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ आकृति जो है वो खुली हुई है और कुछ आकृति जो है वो बंद है। जैसे ये आकृति खुली हुई है, ये आकृति भी खुली हुई है, ये वाली आकृति भी खुली हुई है और ये वाली आकृति भी खुली हुई है, लेकिन ये वाली आकृति जो है वह बंद है, ये वाली आकृति जो है ये भी बंद है। चलिए यहाँ पर भी एक आकृति बनी हुई है, लेकिन ये आकृति सरल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये चारों आकृति जो है वह खुली हुई है और यह क्या है बच्चों, सरल आकृतियां हैं। ठीक है, ये आकृति क्या है, सरल आकृति है। अब यहाँ पर ये दो जो आकृति है ये बंद है और ये सरल है, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सरल एवं बंद आकृतियां। ठीक है, तो ये सरल एवं बंद आकृति है और ये आप कह सकते हैं सरल एवं खुली आकृति है। अब देखिए ये आकृति अगर आप देखते हैं तो ये आकृति जो है ऐसी लाइन आती है और ये आकृति एक दूसरे को काटती है। ठीक है, ये आकृति एक दूसरे को काटते हुए यहाँ पर रेखा ऊपर निकली हुई है जो कि थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, तो ये आकृति जो है वह सरल आकृति नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने, सरल आकृति नहीं है क्योंकि यह स्वयं को काटती है। तो ऐसी आकृति जो स्वयं को काटते हुए निकल जाए, एक दूसरे को रेखा काटते हुए निकल जाए, वह रेखा सरल मतलब वह जो आकृति है वह सरल आकृति नहीं होती है। तो यह सरल आकृति क्यों नहीं है, क्योंकि यह स्वयं को काटती है। चलिए, तो अब यहाँ पर आप एज अ नोट डेफिनेशन लिख सकते हैं, सरल एवं बंद आकृति, ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को नहीं काटती है तथा बंद हो, ऐसी आकृति सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह आकृतियां जो हैं बंद है और सरल हैं और इस आकृति में कहीं भी यह एक दूसरे को काट नहीं रही है, इसलिए सरल आकृति। और जो भी आकृति अपने आप को काटती हुई निकल जाएगी, इस तरह की आकृतियां वह सरल आकृतियां नहीं होती हैं। चलिए अब हमें पढ़ना है बच्चों बहुभुज के बारे में। बहु का अर्थ होता है ज्यादा, भुज मतलब ये जो हमारी आकृतियां हैं उनकी भुजाएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम डेफिनेशन लिखेंगे, रेखा खंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। ठीक है, तो इस बहुभुज की परिभाषा को समझने के लिए, इस बहुभुज को समझने के लिए हमने सरल एवं बंद आकृति यहाँ पर सबसे पहले जाना।
ठीक है। तो रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। तो यहाँ पर जितनी भी आकृतियां दी गई हैं बच्चों, यह देखिए सारी आकृति जो है वो बंद है, पहली बात, और दूसरा जो है यह सरल आकृति है क्योंकि यह दूसरे को कहीं भी काट नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं। पंचभुज में कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं। षटभुज में कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं। सप्तभुज में कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भुजाएं, ठीक है। तो ये सारी आकृतियां जो हैं ये बहुभुज हैं। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एक बहुभुज है, चतुर्भुज भी एक बहुभुज है, पंचभुज भी एक बहुभुज है, षटभुज भी एक बहुभुज है। यानी सारी आकृतियां जो हैं वो सरल हैं, बंद हैं, और रेखाखंड, ये जो भुजा है ये रेखाखंड की सहायता से बना है और इसलिए हम इसे बहुभुज कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं बच्चों हम लोग बहुभुज के विकर्ण, ठीक है। बहुभुज के विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है ये हम लोग को पहले भी हम लोग क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं। बहुभुज में उसके किसी 2 शीर्षों, ठीक है, यानी ये अगर बहुभुज है जिसकी 4 भुजाएं हैं, ठीक है, इसमें शीर्ष क्या क्या है बच्चों, ये ए एक शीर्ष है, डी पॉइंट एक शीर्ष है, सी यह शीर्ष है और यह बी शीर्ष है, ठीक है। तो किसी 2 शीर्षों, आसन्न शीर्षों को छोड़कर मिलाने वाले रेखाखंड उस बहुभुज का विकर्ण कहलाते हैं, ठीक है। अब बात को हम समझेंगे कि आसन्न शीर्षों को छोड़कर के क्या मतलब है। आसन्न का मतलब होता है जैसे ये डी वाला जो शीर्ष है ठीक उसके बगल वाला शीर्ष, आसन्न शीर्ष मतलब ठीक उसके बगल वाला शीर्ष, उसको छोड़कर, यानी डी अगर शीर्ष हम लेते हैं तो इसका आसन्न शीर्ष कौन सा हो गया, सी हो गया, और इसके बगल वाला ए हो गया क्योंकि बी इससे दूर है, ठीक है। तो डी का आसन्न शीर्ष क्या हो गया, सी हो गया, ए हो गया। अगर हम लोग बात करें ए का आसन्न, अगर ए शीर्ष को हम लेते हैं रेखाखंड खींचने के लिए तो ए शीर्ष का आसन्न शीर्ष क्या हो गया, डी हो गया, बी हो गया। तो इन दोनों को छोड़कर बी अगर हम शीर्ष लेते हैं तो बी का आसन्न शीर्ष क्या हो गया, सी हो गया, ए हो गया, डी दूर है। अगर हम सी शीर्ष को लेते हैं तो सी का आसन्न शीर्ष क्या हो गया, डी और बी, ठीक है, इसको छोड़कर। तो हम डी शीर्ष को लेते हैं, ए और सी को छोड़ देते हैं और डी को बी से जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डी को बी से हम जोड़ देंगे, तो यह हो गया एक विकर्ण, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए शीर्ष से सी शीर्ष को इस तरह से हम जोड़ देंगे, ठीक है, इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे, तो ये हो गया एक दूसरा रेखाखंड, ठीक है। यानी कि इस चतुर्भुज जो दिया है, 4 भुजा चतुर्भुज जो दिया है, इसमें कितने विकर्ण बनेंगे बच्चों, 1 और 2 विकर्ण बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहां पर देखिए पंचभुज बना हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी ई, यानी कि इसमें 5 शीर्ष हैं। कितने शीर्ष हैं, 1 शीर्ष, यहाँ 2 शीर्ष, यह 3, यह 4, यह 5 शीर्ष, ठीक है। हम किसी एक शीर्ष को लेते हैं और उसका आसन्न शीर्ष को छोड़कर दूसरे अन्य शीर्षों से हम क्या करते हैं, रेखाखंड खींचकर उसको जोड़ेंगे। तो यह ए शीर्ष है, ई और बी आसन्न शीर्ष को छोड़कर हम दूसरे शीर्ष से इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ए को डी से जोड़ सकते हैं, यह देखिए ए को हमने डी से जोड़ दिया और हम ए को सी से भी इस प्रकार जोड़ सकते हैं। तो हमने जोड़ दिया, ठीक है। ए का आसन्न शीर्ष ई और बी है, इसको छोड़कर हमने 2 अन्य शीर्ष जो थे उससे हमने उसको रेखाखंड खींचते हुए जोड़ दिया। अब हम ई शीर्ष को लेते हैं, डी और ए आसन्न शीर्ष को, ई का आसन्न शीर्ष डी है और ए है, इसको हम छोड़ देंगे। अब ई शीर्ष से हम दूसरे अन्य शीर्षों को जोड़ेंगे। तो चलिए ई से क्या करते हैं, हम सी को सबसे पहले सी को हम ई से जोड़ देते हैं और फिर हम ये बी शीर्ष को हम क्या करते हैं, ई शीर्ष से इस तरह से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 विकर्ण और खिंच गया। अब देखिए एक और आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, सी से भी ई वाला ए वाला जुड़ चुका है, एक विकर्ण और हमें दिख रहा है। अगर हम डी वाले शीर्ष को लेते हैं तो ई और सी आसन्न शीर्ष है, इसे हम छोड़ दिए, तो डी वाले शीर्ष को हम किससे जोड़ देंगे बच्चों, बी वाले शीर्ष से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमें 1 2 3 4 5 विकर्ण बने, ठीक है।
तो पंचभुज में कितने विकर्ण बन गए? 5 विकर्ण बन गए। तो ये होता है बहुभुज के विकर्ण। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुभुज का अभ्यंतर तथा बहिर्भाग। ठीक है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर यानी अभ्यंतर, और एक्सटीरियर का मतलब होता है बहिर्भाग। ठीक है, बहिर्भाग। तो इसका हम समझेंगे इसका अर्थ क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, एक चतुर्भुज बना हुआ है जिसकी 4 भुजाएं हैं। यहाँ पर मैंने बॉल का चित्र बनाया है। ठीक है, तो कुछ बॉल चतुर्भुज के अंदर है और कुछ बॉल चतुर्भुज के बाहर है। ठीक है, तो चतुर्भुज के अंदर का भाग अभ्यंतर तथा बाहर का भाग बहिर्भाग कहलाता है। ठीक है, बहिर्भाग कहलाता है। ठीक है, तो अंदर वाला भाग जो है वह अभ्यंतर यानी इंटीरियर, और बहुभुज के बाहर कितने बॉल हैं? 1 2 3, ये बहिर्भाग कहलाता है। ठीक है, तो ये है बहुत ही आसान, अभ्यंतर, एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑफ पॉलीगन। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, बहुभुज के प्रकार। तो देखिए बहुभुज के 2 प्रकार होते हैं, उत्तल एवं अवतल बहुभुज और दूसरा सम एवं विषम बहुभुज। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए बच्चों अब समझते हैं सम बहुभुज और विषम बहुभुज क्या है और उन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, सम बहुभुज किसे कहते हैं? देखिए ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और जिसका कोण जो अंतः कोण मतलब अंदर का, अंतः मतलब अंदर, जिसके सभी कोण जो है वह समान। ठीक है, तो जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतः कोण समान माप के हो तो वह सम बहुभुज कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या हो गया हमारा वर्ग। ठीक है, वर्ग में क्या होता है बच्चों? वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं जो है वह समान होती हैं और चारों कोण जो है वह भी समान माप के होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सम बहुभुज। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा विषम बहुभुज। विषम बहुभुज क्या हो जाएगा? वह बहुभुज जिसकी भुजाएं असमान हो वह विषम बहुभुज कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी भुजा जिसकी भुजा असमान हो मतलब कि बराबर ना हो, तो ऐसी बहुभुज को विषम बहुभुज कहते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज क्या है, उसमें क्या अंतर है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चतुर्भुज बनाया है और यहाँ पर है एक पंचभुज। ठीक है, पंचभुज में 5 भुजाएं हैं और चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं। तो उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? तो यहाँ पे परिभाषा भी दी है और मैं इसको समझाती भी हूँ। एक उत्तल बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसके किसी भी विकर्ण का कोई भाग उसके बहिर्भाग में न जाए। उत्तल बहुभुज के सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। तो यह जो बहुभुज दोनों बना हुआ है पंचभुज और चतुर्भुज, ये क्या है? उत्तल बहुभुज के उदाहरण है। जैसे अगर हम लोग इसमें विकर्ण को बनाते हैं, तो चलिए हम लोग विकर्ण बनाते हैं। किसी एक शीर्ष से उसके आसन्न शीर्ष को छोड़कर दूसरे शीर्ष से हम उसको जोड़ते हैं। तो यहां से हम इसको जोड़ेंगे ऐसे, एक शीर्ष हो गया। ठीक है, शीर्ष से जोड़ दिया। अब ये सी पॉइंट से हम ई पॉइंट को इस तरह से जोड़ दिए। ठीक है, अब ये वाले शीर्ष से हम इस वाले शीर्ष को जोड़ देंगे और ए वाले शीर्ष से हम क्या करेंगे बच्चों? इस सी शीर्ष को जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? इस वाले शीर्ष को हम बी वाले शीर्ष से जोड़ देंगे। तो हमने विकर्ण बना दिया। तो विकर्ण बनाते समय आप देखिए कोई भी विकर्ण का भाग जो है वह मतलब जो हमारा बहुभुज है उसके बाहर नहीं बना है। ठीक है, तो ऐसे बहुभुज उत्तल बहुभुज के उदाहरण होते हैं। इसमें भी हमारा विकर्ण बन जाएगा। चलिए यहां से हम लोग एक लाइन खींच के इसको जोड़ देते हैं। ए बी शीर्ष को डी शीर्ष से जोड़ दिए और ये ए शीर्ष को हम क्या करेंगे? सी वाले शीर्ष से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो विकर्ण बना वो बहुभुज के अंदर ही है। तो ऐसे बहुभुज में जब हम विकर्ण बनाते हैं और उस विकर्ण का कोई भी भाग बाहर नहीं जाता है, मतलब किससे? बहुभुज के बाहर नहीं बनता है, तो वह बहुभुज जो है उत्तल बहुभुज के उदाहरण है। ठीक है, और इसमें जितने भी कोण होंगे, ठीक है, जितने भी आंतरिक कोण होंगे मतलब बहुभुज के अंदर के जितने भी कोण होंगे वो हमेशा 180 डिग्री से कम ही होते हैं। ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होंगे।
चलिए अब हम लोग अवतल बहुभुज की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बहुभुज बना हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5, जिसकी 5 भुजाएं हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बहुभुज में क्या करते हैं, इस बहुभुज में सबसे पहले हम क्या करते हैं, विकर्ण बनाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, विकर्ण बनाते हैं। तो ई वाले शीर्ष का आसन्न शीर्ष कौन सा हो गया, डी और ए। तो आसन्न शीर्ष को छोड़कर जब हम ये वाला बनाएंगे तो इस शीर्ष को, ई शीर्ष को हम सी शीर्ष से जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए एक हम लोग विकर्ण और इसमें बना सकते हैं, डी को क्या करेंगे, हम ए से जोड़ेंगे। ये डी हो गया और ये हो गया हमारा ए। हम इस विकर्ण को भी ऐसे बना सकते हैं, तो हमने बना दिया, ठीक है। तो इस बहुभुज में आप देखेंगे कि यह जो ई और सी का विकर्ण जो हमने बनाया है, इस विकर्ण का जो ये भाग है, कहां से कहां तक बच्चों, यहां से लेकर यहां तक का जो ये भाग है विकर्ण का, ये हमारा बहुभुज के बाहर है, ठीक है। क्या है बच्चों, बहुभुज के बाहर बना है। तो ऐसे बहुभुज जिसका विकर्ण बनाते समय उस विकर्ण का कुछ भाग अगर बहुभुज के बाहर आता है तो ऐसे बहुभुज को अवतल बहुभुज कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो बहुभुज होते हैं उसका जो कोई ना कोई एक कोण जो है, ठीक है, कोई ना कोई एक कोण जो है वह कोण 180 डिग्री से ज्यादा होता है, ठीक है। 180 डिग्री से क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, यानी कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच होता है। जैसे यह बी वाला जो हमारा कोण है, अगर बी वाला कोण की बात हम करें तो बी कोण हमारा देखिए इस प्रकार, ऐसे हमारा यह कोण बनेगा, ठीक है। बी वाला कोण जो है इस प्रकार, यह पूरा कोण है बी का, ठीक है। तो यह कोण जो है 180 डिग्री से ज्यादा है और ये पूरा बन जाएगा तो 360 डिग्री हो जाता है, यानी 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है। यानी कि अवतल बहुभुज में बहुभुज का कोई ना कोई एक कोण जो है वो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच होगा, ठीक है। तो अवतल बहुभुज वह बहुभुज है जिसमें कम से कम एक आंतरिक कोण अवश्य ही 180 डिग्री तथा 360 डिग्री के बीच होगा, ठीक है। तो अवतल बहुभुज और जो उत्तल बहुभुज में यही दो सबसे विशेष अंतर है, ठीक है, कि अवतल बहुभुज में कोई ना कोई एक विकर्ण का हिस्सा जो है वह बहुभुज के बाहर आता है और दूसरा कि उसका कोई ना कोई एक आंतरिक कोण, आंतरिक मतलब अंदर वाला, बहुभुज के अंदर वाला कोण, ना कि बाहर वाला, ठीक है, कोई ना कोई आंतरिक कोण जो है वह 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच होगा, ठीक है। तो अब ये बात समझ में क्लियर हो गया होगा कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज में क्या अंतर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग, ठीक है। यानी कि कोई भी बहुभुज अगर दिया है, ठीक है, कोई भी बहुभुज दिया है और ये प्रश्न में अगर आपको पूछ रहा है कि उनके अंतःकोण यानी किसी भी बहुभुज में जो कोण है उनका सभी कोणों का योग कितना होगा, सभी कोणों का योग कितना होगा, तो उसके लिए सूत्र है। सूत्र क्या है बच्चों, 2 ब्रैकेट में n-2 गुना 90 डिग्री, ठीक है, ये है सूत्र। जहां n क्या है, n है भुजाओं की संख्या, ठीक है, n क्या है बच्चों, भुजाओं की संख्या। तो इस सूत्र को याद रखिएगा, सूत्र है 2 ब्रैकेट में n-2 गुना 90 डिग्री और n जो है वो भुजाओं की संख्या है। चलिए इस सूत्र के हिसाब से हम एक प्रश्न बना लेते हैं ताकि यह सूत्र आपको समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों सूत्र यहाँ पर क्या है, 2n-2 गुना 90 डिग्री, ठीक है। प्रश्न है यहाँ पर, एक बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या 9 हो तो उसके अंतःकोणों की मापों का योग क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुभुज है जिसकी भुजा की संख्या क्या है, 9 है। तो हम प्रश्न के हिसाब से जो दिया है हम इसे लिख लेंगे, बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 9, ठीक है। तो यह हमारा सूत्र है, यानी कि n क्या है बच्चों, n है भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात n बराबर, तो भुजाओं की संख्या क्या दी गई है, n, तो हम लिख लेंगे n बराबर 2, ठीक है। इसके बाद हम सूत्र को लिखेंगे 2n-2 गुना 90 डिग्री, ठीक है। n का मान क्या है, 9 दिया है, तो हम लिख लेंगे 2n
की जगह क्या लिखेंगे, 9 माइनस 2 गुना 90 डिग्री। ठीक है, 9 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। तो 2 गुना 7 गुना 90 डिग्री। ठीक है, तो 2 गुना 7 कितना हो गया बच्चों हमारा, 14 हो गया। 14 गुना 90 डिग्री। ठीक है, 90 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1260 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम जो सूत्र है हमारा प्रश्न में रखकर हम हल करेंगे।